हेलो एंड वेलकम टू द फ्यूचर कोचिंग। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, और स्वागत है आप सभी का द फ्यूचर कोचिंग में। और स्टार्ट करते हैं आज के अपने जीएस के सेशन को। और आज की जो हमारी क्लास है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, और क्योंकि हम आज की क्लास में करेंगे 1857 की क्रांति। लेकिन उससे पहले जानेंगे कि कौन कौन से ग्राउंड्स थे जो कि 1857 की क्रांति के कारण बने। और उससे पहले जब ब्रिटिशर्स इंडिया में एंटर कर गए थे तो उसके बाद उन्होंने क्या क्या करना स्टार्ट कर दिया था, वो सब हम यहाँ पर करेंगे। कुछ चीजें जो कि लेस इम्पोर्टेंट है वो हम ब्रीफ में करेंगे, और जो भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है वो सब मैंने यहाँ पर मेंशन किया है, और उसके बारे में हम एक एक करके बात करेंगे। तो सबसे पहले 1857 की क्रांति, यानी कि हमारे आज का क्लास का टाइटल है वो डालेंगे 1857 की क्रांति। अठारह सौ सत्तावन की क्रांति। तो 1857 की क्रांति पर हम मूव करने से पहले हम पढ़ेंगे क्या क्या कारण थे, और उस समय कौन कौन से युद्ध हुए जो कि इस बात का कारण बने कि ब्रिटिशर्स जो हैं वो एक थ्रेट बन गए हैं हमारे देश के लिए, और उसमें जो कुछ राज्य हैं वो उसका विद्रोह कर देंगे। तो सबसे पहले तो थोड़ा बैकग्राउंड में जाते हैं कि हुआ क्या था। तो बेसिकली जब हमारी कंट्री में इन्होंने अपने आप को एक व्यापारी के तौर पर इन्होंने अपने आप को दिखाया था कि हम एक व्यापारी के तौर पर आए हैं। तो लास्ट में जो आया था थॉमस रो ने जहांगीर के समय पर वो आया था, और जहांगीर से उसने टर्किश लैंग्वेज में बातचीत की। और टर्किश लैंग्वेज में जब उसने उनके साथ कॉन्वर्सेशन किया, बात की, तो जहांगीर जो है वो थोड़े से उससे इम्प्रेस हो गए। और उसी कारण की वजह से उसने जो है उनसे ट्रेडिंग राइट्स मांग लिए। ट्रेडिंग राइट्स यानी कि उसको वहां पर ट्रेड करना है, काम करना है। और उन्होंने फरमान जारी कर दिया, यानी कि फरमान इट्स मीन आदेश। तो उन्होंने आदेश दे दिया कि हाँ, अनुमति दे दी कि आप कर सकते हैं यहाँ पर लिमिटेड सेंस में। तो तब से ब्रिटिशर्स यहाँ पे व्यापार करना स्टार्ट कर दिया। और जैसे कि मैंने बताया कि उन्होंने पहली फैक्ट्री अपनी सूरत में लगाई थी, फिर आगरा में, फिर अहमदाबाद में, देन भरूच में, और फिर उन्होंने मूव किया बंगाल की ओर। अब जब बंगाल की ओर वो गए तो बंगाल में जो है उस समय कंडीशन क्या थी कि नवाब थे बंगाल में। बेसिकली उस समय नवाब थे, और उसमें से आपको नवाब का नाम याद रखना है। उस समय वहां पर नवाब थे मीर जाफर। और इन्होंने जैसे ही औरंगजेब की डेथ हुई थी उसके बाद अपने आप को वहां पे स्वतंत्र घोषित कर दिया था। मतलब बताया नहीं था कि जो औरंगजेब के बाद जो सुल्तान बने उनको नहीं बताया था, लेकिन उन्होंने अपना कार्य इस तरह से करना स्टार्ट कर दिया था जैसे कि वो इंडिपेंडेंट राजा है। तो इसमें सबसे पहले जो हमें बात करनी है वो है बंगाल में इन्होंने एंटर कर लिया। और बंगाल व्हेन इट कम्स टू व्हेन वी टॉक अबाउट बंगाल, बंगाल सिर्फ अभी जो पश्चिम बंगाल है वो बंगाल नहीं, वो बंगाल बहुत बड़ा था। और इसमें आपको हमेशा हिस्ट्री में हमें मैप की जरूरत पड़ेगी आपको समझाने के लिए। तो आप हमेशा मैप अपना याद रखें हिस्ट्री में, क्योंकि हिस्ट्री विदाउट मैप्स इज नथिंग। और अगर मैप के हिसाब से हम पढ़ेंगे कि वो कहाँ कहाँ गए, क्या क्या उन्होंने किया, तो वी विल गेट अ क्लू। तो जब हम बंगाल की बात करते हैं तो बंगाल ये था। प्रेजेंट डे जो छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, असम, ये जितना भी पार्ट है, और पूरा का पूरा बांग्लादेश, ये पूरी जो
एरिया था ये सब बंगाल में आता था। एंड बंगाल वाज वेरी रिच। यहाँ पर एक बहुत सारे इसमें पोर्ट थे, जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट था चिटगोंग पोर्ट। चिटगोंग जो कि अब चला गया है बांग्लादेश के पास। और फिर यहाँ पर एक और पोर्ट था जो कि अभी बहुत फेमस है, उसका नाम आपको पता ही है, कोलकाता। तो ये जो पोर्ट है ये बेसिकली किस लिए इम्पोर्टेंट है कि इन पोर्ट से सी के थ्रू ट्रेड होता था। तो इन पोर्ट से सी के थ्रू ट्रेड होता था और इन्होंने फुट होल्ड अपना जमा लिया बंगाल में। और बंगाल में इन्होंने वहां से दीवानी राइट्स प्राप्त कर लिए थे अराउंड 1700। तो इन्होंने दीवानी राइट्स प्राप्त कर लिए थे। दीवानी का मतलब होता है कि इन्होंने वहां के रेवेन्यू राइट्स प्राप्त कर लिए थे, यानी कि बंगाल में सिर्फ यही ट्रेड करेंगे और वहां का जो रिवेन्यू है वो भी यही कलेक्ट करेंगे। इन्होंने वो राइट्स प्राप्त कर लिए थे। धीरे धीरे इन्होंने बंगाल के बाद वहां की पॉलिटिक्स में भी जो है वो रोल प्ले करना शुरू कर दिया। मेड्रास मैंने आपको पहले ही बताया है कि मेड्रास में इन्होंने पहले ही स्टार्ट कर दिया था अपना दखल अंदाजी देना। तो मेड्रास ऑलरेडी इनकी यहाँ पे जो है वो थी चेन्नई और मेड्रास में इनकी फैक्ट्रीज थी ऑलरेडी। और इन्होंने धीरे धीरे जो मराठा पॉलिटिक्स है, यहाँ पर साम्राज्य था मराठा का, मराठा पॉलिटिक्स में भी दखल अंदाजी स्टार्ट कर दी थी। यहाँ पर था महाराजा रंजीत सिंह का राज्य था पंजाब। पंजाब को भी इन्होंने एनेक्स कर लिया था। और यहाँ पर इस एरिया में पूरा बंगाल और ये था पूरा मुगल एम्पायर। और मुगल एम्पायर जो है अब ये भी वर्ज पर आ गया था, लुप्त होने की कगार पर था मुगल साम्राज्य। मुगल साम्राज्य जो है इसके लुप्त होने के कारण जो है अंडरलाइंग है औरंगजेब की जो पॉलिसी है उनको जिम्मेदार माना जाता है। लेकिन सिर्फ औरंगजेब की पॉलिसी जिम्मेदार नहीं थी, लेकिन औरंगजेब के बाद जितने भी सक्सेसर आए, जितने भी उसके उत्तराधिकारी आए, वो सब वीक थे और विलासिता में लिप्त थे, लग्जरियस लाइफ जीते थे और उनको राजकाज से कुछ लेना देना नहीं था। कुछ राजाओं ने सुधार भी करने की कोशिश की, जैसे कि बहादुर शाह फर्स्ट ने, लेकिन कुछ भी नहीं हो पाया क्योंकि अब नुकसान इतना हो गया था कि उसकी भरपाई करना बहुत मुश्किल हो गया था। तो बेसिकली अब छोटे छोटे राज्यों में ये विभाजित हो गया था। और अब इसके बाद जो हुआ वो सभी को पता है। तो सबसे पहले हम कर्नाटिक युद्ध के बारे में बात करेंगे। कर्नाटिक युद्ध हम बोलते कर्नाटिक है क्योंकि लिखा इंग्लिश में ऐसे ही है और उसे कर्नाटक युद्ध भी कहते हैं। ये हुए हैं फ्रेंच और इंग्लिश के बीच में कि कौन यहाँ पर रहेगा। तो पहला कर्नाटिक युद्ध हुआ 1740 से 48 में। ये इसमें संधि हो गई थी ब्रिटिशर्स और इनके बीच में, एक्स-ला चैपल संधि 1748 में। फिर द्वितीय कर्नाटक युद्ध हुआ 1749 से 54 के बीच में। इसमें भी जो है वो विजयी रहे फ्रेंच। एंड जो थर्ड हुआ इसमें इंग्लिश विजयी रहे 1758 से 63 में। और इसमें संधि हो गई थी पेरिस की संधि 1763 में। तो इसमें आपको जो याद रखना है वो मेन है, अब उस समय हमारे यहाँ एक आक्रमण हुआ और ये आक्रमण जो है ये लास्ट नेल था मुगल एम्पायर में, यानी कि मुगल एम्पायर के खत्म होने में एक लास्ट जो कील थी कॉफिन में, वो नादिर शाह का आक्रमण था। तो नादिर शाह जो था ये ईरान से आया था और 1739 में इसने भारत पर हमला किया और इसने जो मुगल प्रिंसेस थे उनको भी जो है एग्जीक्यूट कर दिया था। और उसके बाद इसने वहां पर बहुत ज्यादा लूटपाट मचाई। और यही नादिर शाह था जो कि फेमस कोहिनूर अपने साथ ले गया था। ये नादिर शाह अपने साथ फेमस कोहिनूर साथ ले गया था। और फिर कोहिनूर जो है ये मयूर सिंहासन अपने साथ लेके गया था और मयूर सिंहासन में फेमस जो है कोहिनूर लगा हुआ था। मयूर सिंहासन, मयूर सिंहासन ये अपने साथ ले गया और उसमें कोहिनूर जो विश्व का सबसे बड़ा हीरा है, जो कि एकमात्र हीरा इंडिया में ही पाया गया था, वो हीरा ये यहाँ से ले गया था। मयूर सिंहासन जो था ये शाहजहां ने बनवाया था, जो कि लाल किले में स्थित था। जब इसने यहाँ पर रेड डाली और हमला किया तो ये वहां से मयूर सिंहासन भी ले गया। फिर ये यहाँ पर अपने एक जनरल को छोड़कर गया जिसका नाम था अहमद शाह अब्दाली। और अहमद शाह अब्दाली और मुगल प्रिंस और जो अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच में एक युद्ध हुआ जिसका नाम है पानीपत का तृतीय युद्ध, यानी कि पानीपत का थर्ड बैटल
बैटल ऑफ पानीपत। तो पानीपत के तीनों बैटल की आपको डेट याद रखनी है। फर्स्ट बैटल हुआ था 1526 में। 1526 में जब ये बैटल हुआ तो इसमें डिसाइड हुआ था कि एक बहुत बड़े एम्पायर की नींव रखी गई थी, दैट इज मुगल एम्पायर। फिर ये हुआ सेकंड बैटल पानीपत, ये हुआ 1555 में। जब ये 1555 का सेकंड बैटल ऑफ पानीपत हुआ तो इसने डिसाइड किया कि मुगल एम्पायर कंटिन्यू करेगा इंडिया में। और लेकिन जब थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुआ, जो कि थर्ड बैटल हुआ 1761 में, इसने ये डिसाइड किया कि अब मुगल एम्पायर कोई पावर नहीं रहेगा। और इस युद्ध में बेसिकली ये डिसाइड किया, ये तो डिसाइड नहीं हुआ कि कौन रूल करेगा, लेकिन ये डिसाइड हो गया कि कौन रूल नहीं करेगा, यानी कि कौन शासन नहीं करेगा, ये डिसाइड हो गया कि मराठा अब शासन नहीं करेंगे, अब मुगल शासन नहीं करेंगे, अब राजपूत शासन नहीं करेंगे, क्योंकि एक पावर आ गई थी शासन करने के लिए, दैट इज इंग्लिश। तो ये बहुत हार्मलेस लुकिंग क्रिएचर जो है ये हमारे कंट्री में आ गए थे, और उसके बाद इन्होंने धीरे धीरे पावर कैप्चर करना शुरू कर दिया। तो इनका स्टार्ट हुआ बंगाल से कर्नाटक में इन्होंने उथल पुथल मचाई, यहाँ पे पावर कैप्चर की, मराठा में की। उसके बाद मुगल जो प्रिंसेस हैं उनको इन्होंने पेंशनर बना दिया, पंजाब को इन्होंने कब्जे में करा, और अब तो सिंध तक इन्होंने अपने जो है अपनी पैरामाउंट सी बढ़ा दी थी सिंध तक। तो सिंध तक इन्होंने अपनी पैरामाउंट सी बढ़ा दी थी, और इस तरह से जो है ये लोग चारों तरफ इंग्लिश चारों तरफ फैल गए थे। अब उसके बाद क्या होता है, अब हम सबसे पहले इसमें बंगाल की बात करेंगे। तो बंगाल में अलीवर्दी खान जो है, उनकी सबसे छोटी बेटी के जो बेटे थे सिराजुद्दौला, अलीवर्दी खान की डेथ के बाद जो बंगाल के नवाब थे उनके जो है नवासे थे सिराजुद्दौला। तो सिराजुद्दौला जो है, जैसे ही उन्हें इनकी टैक्टिक्स का पता चला कि ये बहुत ट्रेड में बहुत ज्यादा मेल प्रैक्टिस कर रहे हैं और बहुत ज्यादा गड़बड़ ये लोग कर रहे हैं, तो सिराजुद्दौला जो है इनको भगाने के लिए वहां से निकला। और सिराजुद्दौला की जो है प्लान की बात इनको बता दी गई थी, और उसमें इंग्लिश और सिराजुद्दौला का युद्ध होता है, जिसमें कि सिराजुद्दौला हार जाता है। और 1757 का बैटल जो होता है प्लासी का युद्ध, प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला हार जाता है और इंग्लिश जीत जाते हैं। और अब बंगाल पर इन्होंने अपनी चलानी स्टार्ट कर दी थी, बंगाल का नवाब इन्होंने अपने हिसाब से चुनना शुरू कर दिया। तो बैटल ऑफ प्लासी का युद्ध पूछा जाता है, प्लासी का युद्ध कब हुआ है? 1757 में हुआ, सिराजुद्दौला को हराने के बाद, और इन्होंने बंगाल पूरा अपने कब्जे में कर लिया था। उसके बाद होता है बक्सर का युद्ध, बैटल ऑफ बक्सर हुआ 1764 में। बैटल ऑफ बक्सर की खास बात यह है कि इसमें मुगल एम्परर शाह आलम ने भी पार्ट लिया था। तो उस समय जो मुगल एम्परर थे शाह आलम, इन्होंने भी इसमें पार्टिसिपेट किया था। और ब्रिटिशर्स ने ना केवल अवध के राजा को हराया, ना केवल अदर राजा को हराया, बल्कि उन्होंने क्योंकि मुगल एम्परर को भी हराया, तो उनका जो उत्साह है वो और ज्यादा बढ़ गया था। और बैटल ऑफ बक्सर के बाद ये इसमें हुई इलाहाबाद की संधि। तो पूछ लिया जाता है कि इलाहाबाद की संधि कब हुई थी, या इलाहाबाद की संधि जो है वो कब हुई थी। तो इसमें आपने लिखना है कि इलाहाबाद की संधि, इलाहाबाद की संधि जो है बैटल ऑफ बक्सर के तुरंत बाद हुई थी। और इस संधि के तहत जो है मुगल्स को यानी कि शाह आलम को कहा गया था कि इनको ब्रिटिश पैरामाउंट सी को मानना पड़ेगा, और उसके बाद यहाँ पर इनकी स्टार्ट हो गई ब्रिटिश रूल। अब 1857 की क्रांति पर आते हैं कि ऐसा क्या हुआ कि 1857 की क्रांति हुई। 1857 की क्रांति, जैसे कि मैंने बताया कि इन्होंने अब पूरा नियरली पूरे भारत पर कब्जा कर लिया है। हर जगह ये है, हर जगह इनकी फैक्ट्रीज है, हर जगह के राजकाज में ये दखल अंदाजी करना इन्होंने स्टार्ट कर दिया है। और ये 3 पॉलिसी लेकर आए थे। अब इन पॉलिसी के नाम आपको याद भी रखने हैं, और पूछे तो नहीं जाते लेकिन फिर भी आपको याद रखना है। पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस, पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस, और सब्सिडरी अलायंस, सब्सिडरी
अलायंस, सब्सिडरी अलायंस और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। अब ये है क्या, ये आपको समझना है कि ये है क्या। तो बेसिकली पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस का मतलब ये था कि ये किसी भी पर्टिकुलर राजा को ये कहते थे कि मैं तुम्हारे राज्य को बचाऊंगा किसी भी हमले से। मतलब ये किसी भी पर्टिकुलर राज्य को कहते थे कि मैं तुम्हारे राज्य को किसी हमले से बचाऊंगा, और उसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, हमारी आर्मी रखनी पड़ेगी, हमारी आर्मी तुम्हें रखनी पड़ेगी और उसकी पेमेंट भी तुम ही दोगे। तो ये कहते थे कि मैं तुम्हें दूसरे राजाओं से बचाऊंगा और हमारी आर्मी तुम्हें रखनी पड़ेगी और उसके पैसे भी तुम्हें देंगे, तुम्हें देने होंगे। तो उसे कहते थे पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस। रिंग फेंस मतलब आपने चारों तरफ एक तरह की दीवार खड़ी कर दी है, रिंग बना दिया है, यानी कि उसका सर्कल बना दिया है उस राज्य के लिए, और उस राज्य की जो है एक तरह से तुम रक्षा कर रहे हो। सेम ऐसे ही ये सब्सिडरी अलायंस होता था। अब सब्सिडरी अलायंस है, ये पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस के ही जैसा है। ये लॉर्ड वेलेजली ने चलाया था। तो इसमें आपको याद रखना है सब्सिडरी अलायंस में क्या था, इसमें भी यही था कि दो पार्टी हैं, यानी कि एक तरफ तो कोई भी इंडियन रूलर है, एक तरफ तो कोई भी इंडियन रूलर है और एक तरफ ये ब्रिटिशर्स है, एक तरफ ये ब्रिटिशर्स हैं। तो ये क्या करते थे, इस पर्सन के साथ में हाथ मिलाते थे, यानी कि अलायंस बनाते थे एक तरह की। और अलायंस के तहत ये क्या कहते थे कि मैं, मेरी पूरी आर्मी तुम्हारे राज्य में रहेगी, तुम अपने आप कोई भी आर्मी, कोई भी सेना नहीं रखोगे, मेरी पूरी आर्मी तुम संभालोगे, वो तुम्हारे राज्य में रहेगी, और मेरी उस पूरी आर्मी की मेंटेनेंस का पैसा भी तुम ही दोगे, तुम ही उसका जो है खर्चा सारा तुम दोगे, लेकिन उसके बदले सिर्फ मैं तुम्हारी जो है बाहर किसी भी हमले से रक्षा करूंगा। ये अलायंस जो है पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस की तरह ही है, जिसमें कि कहा जाता है, लेकिन इसमें लार्ज नंबर पर आर्मी रखी जाती थी और इसमें पूरी तरह जो है ब्रिटिशर्स कामयाब रहे। तो सब्सिडरी अलायंस इन्होंने साइन कर ली थी ब्रिटिशर्स के साथ में, साइन की थी, नहीं, मराठास के साथ में साइन की थी, इन्होंने हैदराबाद के साथ साइन कर ली थी। तो इन्होंने सब्सिडरी अलायंस बहुत सारी कंट्रीज के साथ में साइन कर ली थी। तो अब बात आती है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में ये क्या कहते हैं। अब डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो है ये बहुत ज्यादा खतरनाक कह सकते हैं एक पॉलिसी थी। अब इस पॉलिसी में इन्होंने क्या कहा कि कोई भी गोद लिया हुआ बच्चा किसी भी राज्य का राजा नहीं बनेगा, यानी कि अगर किसी राजा या रानी के बायोलॉजिकल बच्चे नहीं है, यानी कि उनको बच्चे नहीं होते हैं और उनका कोई भी बच्चा या संतान नहीं हुई, तो वो गोद लिए हुए बच्चे को राज्य पे नहीं बिठा सकते, राज्य के सिंहासन पे नहीं बैठा सकते, उसे राजा नहीं बना सकते। इस वजह से, इस पॉलिसी से उन्होंने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यूज करके उन्होंने सतारा को, हैदराबाद को, इनको सबको अपने कब्जे में करना स्टार्ट कर दिया था। और फिर फाइनली इन्होंने झांसी पर वो है सवाल करने स्टार्ट कर दिए। अब झांसी का आपको बताइए कि रानी लक्ष्मीबाई जो है, इनका विवाह हुआ था, बाल मणिकर्णिका इनका बचपन का नाम था और शादी के बाद इनका नाम रानी लक्ष्मीबाई बन गया। और उसके बाद इनकी शादी हुई थी गंगाधर राव से, और जो कि झांसी के राजा रहे हैं। और झांसी में इनके पति की मृत्यु हो जाती है असमय, और इनकी कोई जो संतान होती है उसकी भी मृत्यु हो जाती है असमय, और ये एक बच्चे को गोद लेती हैं। और जब ये बच्चे को गोद लेती है तो उस समय एक जनरल था जिसका नाम था लॉर्ड डलहौजी, उसका नाम आपने सुना होगा, लॉर्ड डलहौजी। डलहौजी के टाइम पे ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स बहुत ज्यादा चली थी और डलहौजी ने इस तरह से बहुत सारे जो वो है राज्य, वो ऐसे ही जीत लिए थे कि अगर इसका कोई राजा नहीं है तो वो ब्रिटिश पोजेशन में आ जाएगा ये राज्य। तो झांसी की रानी ने इसका पूर्णतः विद्रोह किया। अब यही चीज है, नाना साहेब जो लास्ट पेशवा बचे हैं, उन पेशवा की इन्होंने पेंशन बंद करवा दी थी। फिर यही हालात इन्होंने बिहार में जो कुंवर सिंह है उनके साथ में भी यही चीज हुई। और इन्होंने प्रत्येक राजा के साथ में कुछ ना कुछ ऐसा किया हुआ था जिससे कि लोगों के बीच में आक्रोश था। अब ये आक्रोश सिर्फ उन लोगों के बीच में नहीं था, ये आक्रोश आर्मी में भी था। और आर्मी में जो
दी जाती थी, उसको उसका भत्ता भी बंद करवा दिया गया था, जो उसकी अलावेंसेस उसको दी जाती थी वो भी बंद करवा दी थी। लेकिन ऑन दी अदर हैंड जो भी व्हाइट पर्सन होता था उसकी सैलरी काफी अधिक होती थी और उसको भत्ता भी मिलता था और उसकी जो पोजीशन है वो सही रहती थी। तो इंडियन जो है आर्मी में या पुलिस में सूबेदार की पोजीशन से ऊपर नहीं जाते थे, यानी कि जो दरोगा बनते थे या उससे ऊपर बनते थे, इंस्पेक्टर सब इंस्पेक्टर, वो भारतीय बन ही नहीं सकते थे। ये बहुत छोटी पोजीशन पे इंडियन को डिप्लॉय करते थे और भारतीयों के साथ में जो है ये क्या करते थे, बहुत ज्यादा भेदभाव था। तो अब जो मेन कारण बना 1857 की क्रांति का वो था कि आर्मी में एनफील्ड राइफल जो है वो इंट्रोड्यूस की गई थी। और जब एनफील्ड राइफल इंट्रोड्यूस की गई थी, एनफील्ड राइफल उस समय जब जो है उसमें कार्ट्रिज लोड करना होता है, तो कार्ट्रिज को दांत से बाइट करना होता था। कार्ट्रिज को लोड करने से पहले राइफल में बाइट करना पड़ता था और ऐसी अफवाहें फैल गई थी कि इन्होंने जो कार्ट्रिज है उस पर ग्रीस लगाया है और वो ग्रीस गाय के और पिग के फैट का बना हुआ है। अब गाय जो है वो हिंदूज के लिए बहुत ज्यादा पवित्र मानी जाती है और पिग जो है वो मुस्लिम्स के लिए हराम माना जाता है। अब जो आर्मी है उसमें दोनों तरह के लोग थे, हिंदू भी थे मुस्लिम भी थे, और कुछ जो सैनिक है उन्होंने विद्रोह कर दिया और उन्होंने उसे यूज करने से मना कर दिया कि हम एनफील्ड राइफल नहीं यूज करेंगे क्योंकि हम ये कार्ट्रिज बाइट करने पड़ते हैं। अगर हमने इन कार्ट्रिज को बाइट किया और ये पिग और गाय के फैट के बने हुए हैं तो इससे हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। और सबसे पहले जो विद्रोह हुआ था वो बैरकपुर छावनी में हुआ था और उसमें आपको नाम याद हो मंगल पांडे का। तो मंगल पांडे जो है सबसे पहले शहीद हुए थे। इसमें मंगल पांडे ने विद्रोह कर दिया था बैरकपुर छावनी में। इसमें आपको नाम याद रखना है, बैरकपुर छावनी, बैरकपुर छावनी। बैरकपुर छावनी में मंगल पांडे ने सबसे पहले विद्रोह किया और उसके बाद ये विद्रोह जो है ये और छावनी में और आर्मी की बटालियन में भी फैल गया और इसी के कारण 10 मई मेरठ से स्टार्ट हुई थी क्रांति। और 10 मई जो है ये डेट रखी गई थी, 10 मई 1857। 10 मई 1857 ये डेट रखी गई थी कि इस दिन विद्रोह किया जाएगा। और मेरठ में दिल्ली चलो का नारा पहली बार लगा था। दिल्ली में उस समय बहादुर शाह जफर रहते थे, जो उस समय मुगल एम्परर थे बहादुर शाह जफर। और बहादुर शाह जफर जो है इनके पास ये लोग जाते हैं और कहते हैं कि आप इस युद्ध की मतलब इस आंदोलन की कमान संभालिए, इस विद्रोह के जो नेता हैं वो आप ही हैं। बट प्रॉब्लम ये थी कि बहादुर शाह जफर जो है वो उम्र में अब बूढ़े हो चुके थे, अब उतनी कैपेबिलिटी नहीं रही थी, लेकिन स्टिल जो जनता है भारत की और जो एडजॉइनिंग जो जनता है उनका अभी भी उनको पता था कि हमारा सुल्तान तो यही है, यानी कि हमारा जो रूलर है एम्परर यही है, और ब्रिटिशर्स जो है ये बाहर के हैं। तो उन्होंने बहादुर शाह जफर से कहा कि आप इस युद्ध के नेता हैं, आप इस आंदोलन को संभालेंगे। और बहादुर शाह जफर ने भी उस कमान को संभाला और सब जगह जो है खबर भिजवा दी कि अब विद्रोह करना स्टार्ट हो जाएगा। तो फिर विद्रोह स्टार्ट होता है मेरठ से। तो आपको याद रखना है कि मेरठ से विद्रोह स्टार्ट हो गया और इसके साथ साथ आपको इसमें कुछ नाम भी लिखने हैं। इधर का हम मिटा देते हैं। तो इसमें आपको कुछ कुछ नाम लिखने हैं, कौन कहाँ पर था और कहाँ कहाँ से किसने कमान संभाली। तो इसमें आपको नाम लिखने हैं, इसमें बिल्कुल, क्योंकि उसमें मैचिंग में आप लोगों को दिया जाता है कि 1857 में कहाँ से कौन कौन था। तो दिल्ली से जो है जनरल बखत खान ने कमान संभाली थी। दिल्ली से बख्त खान, दिल्ली से बख्त खान। अब इसमें याद रखना आप, दिल्ली, झांसी, बरेली। झांसी में आपको पता ही है रानी लक्ष्मीबाई ने कमान संभाली थी। बरेली में खान बहादुर और झांसी में रानी लक्ष्मीबाई। बरेली में इसमें लिखना है खान बहादुर, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई।
रानी लक्ष्मीबाई और लखनऊ, लखनऊ में थी बेगम हजरत महल। ये आसफुद्दौला जो नवाब थे उनकी बीवी थी, जिन्होंने बड़ा इमामबाड़ा बनवाया है, बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल, लखनऊ में बेगम हजरत महल, और कानपुर में नाना साहेब, जो कि लास्ट पेशवा थे, नाना साहेब। और कानपुर के अलावा और कौन थे? बिहार में थे कुंवर सिंह, कुंवर सिंह, बिहार में थे कुंवर सिंह। एक आध और जगह रह गई है, उसको भी मैं आपको बता रही हूँ, जो भी आपका रह गया है। फैजाबाद में मोहम्मद यामिदुल्लाह, नॉट इम्पोर्टेंट। बागपत में याद रखना शाहमल, बागपत में शाहमल। बागपत में शाहमल। तो ये जो क्रांति है बेसिकली स्टार्ट हुई मेरठ से, और मेरठ में ये 10 मई 1857 को स्टार्ट हुई गई थी। उससे पहले बैरकपुर छावनी में मंगल पांडे जो है वो शहीद हो गए थे, उनको फांसी दी गई थी। तो मेरठ जो है यहाँ से क्रांति आरंभ हुई थी। तो दिल्ली में जो कमान संभाली थी, वो दिल्ली में थे तो मुगल बादशाह बहादुर जफर, लेकिन उनके उसमें बख्त खान ने कमान संभाली थी। इन्होंने वहां पर विद्रोह कर दिया था, और जितने भी ब्रिटिश जनरल थे और लोग थे उनको मारना शुरू कर दिया था, बेसिकली यहाँ से भगाना शुरू कर दिया था। और झांसी में जो कमान संभाली थी वो रानी लक्ष्मीबाई ने संभाली थी। और तात्या तोपे जो हैं वो इनके जनरल रहे हैं, और इन्होंने वहां पर बहुत ही बहादुरी के साथ ब्रिटिशर्स से इन्होंने लड़ाई लड़ी थी। और ये वहां पर जो है वीरांगना बनी, यानी कि वीर गति को ये प्राप्त हो गई थी। और बरेली में खान बहादुर ने, लखनऊ में बेगम हजरत महल ने, कानपुर में नाना साहब ने, बिहार में कुंवर सिंह ने, और बागपत में शाहमल ने। तो बेसिकली ये युद्ध पूरा इस एरिया में फैल गया था, और इसे हम कहते हैं कि हमारे स्वाधीनता संग्राम का, यानी स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध जो है वो माना जाता है 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति के बाद में ये इतना ज्यादा ब्रिटिशर्स पे वो हो गया था। 1857 की क्रांति के बाद जो है ब्रिटिशर्स पर इतना प्रेशर आ गया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी को अब अबॉलिश कर दिया गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी को खत्म करके इंडिया कंपनी को एंड कर दिया गया था, और सीधे क्राउन यानी कि यूके के ताज ने, यानी कि ब्रिटेन की क्वीन ने, ब्रिटेन की क्वीन ने सीधा इंडिया की जो कमान है वो अपने हाथों में ले ली थी। तो 1857 की क्रांति जो है ये फिजल आउट होना स्टार्ट हो गई थी। इसके कारण ये थे कि मेनली पंजाब, कश्मीर और पटियाला के जो महाराजा हैं उन्होंने इसमें पार्टी नहीं लिया था। तो ये यूनिटी नहीं थी। और इवन पंजाब के और वहां के जो वो थे जनरल उस समय, उन्होंने ब्रिटिशर्स का साथ दिया था युद्ध में। तो बेसिकली ये युद्ध सिर्फ इस एरिया तक था, और इसमें जो शाहमल है बागपत के, इनके साथ तो इतना खराब हुआ था, मतलब इतना ज्यादा ज्यादती ब्रिटिशर्स ने की थी कि जब ये रिवोल्ट फिजल आउट हुआ, यानी कि खत्म होना स्टार्ट हुआ, तो शामल को मार दिया गया था। और ऐसा कहा जाता है कि इनकी जो गर्दन है उसको लटका करके डिस्प्ले कराया था कई दिनों तक ब्रिटिशर्स ने, कि अगर हमारे साथ किसी ने भी विद्रोह किया तो उसका भी हाल यही होगा। तो बेसिकली 1857 की क्रांति हुई, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई, कुंवर सिंह, नाना साहेब और ये सब अपने अपने एरिया में इन्होंने कमान संभाली, और ब्रिटिशर्स को जो है पहली स्वाधीनता की लड़ाई उनके साथ लड़ी गई। उसके बाद युद्ध फिसल आउट हो गया, और उसके बाद जो है ईस्ट इंडिया कंपनी खत्म
सीधा हमारे यहाँ की कमान अपने हाथों में ले ली और इसके बाद जो है परमानेंटली पैरामाउंट सी जो है क्राउन की यहाँ पर आ गई, यानी कि जो ब्रिटिश क्वीन है उसके लिए हमारा इंडिया भी अब उनकी कॉलोनी बन चुका था। और इसके बाद जो है यहाँ पर बहुत सारे चेंजेस करने की उन्होंने कोशिश की, लेकिन वो सारे चेंजेस वो अपने ही फेवर में करते थे, भारतीयों के लिए उन्होंने कुछ भी नहीं किया। और इंडिया जो है इसमें हम आगे पढ़ेंगे इंडियन नेशनल कांग्रेस का फॉर्मेशन कैसे हुआ और बाकी जो आंदोलन है उनके बारे में। तो आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है ये युद्ध आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, 1857 की क्रांति इम्पोर्टेंट है, कौन कहाँ से लड़ा ये इम्पोर्टेंट है, कहाँ से कौन बिलोंग करता है ये इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना है। और हम कल करेंगे आईएनसी यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की फॉर्मेशन कैसे हुई और कब हुई। और तब तक के लिए बने रहिए द फ्यूचर कोचिंग पर। और गाइस लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू टीएफसी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।